नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको रोमांचित कर देगी और जिसमें एक गहरी सीख छिपी है। इस कहानी की घटनाएं इतनी दिलचस्प हैं कि आप इसे आखिर तक सुनना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रेखा है और मैंने बैंकिंग में डिप्लोमा किया है। अब मैं 29 साल की हूँ और एक गृहिणी के रूप में अपना जीवन बिता रही हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से हूँ और मेरी शादी विकास से हुई है, जिसकी उम्र 33 साल है। विकास शहर में फलों का थोक व्यापार करता है। वह बागानों से फल खरीदकर बाजारों में सप्लाई करता है। हमारी शादी को अब 5 साल हो चुके हैं और हमारी एक प्यारी सी बेटी है, तनिषा, जो अब 2.5 साल की हो गई है। शादी के बाद हमने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया, वो भी उसी कस्बे में जहां मेरे माता पिता रहते हैं। इससे विकास के लिए काम पर जाना भी आसान हो गया और मुझे परिवार का साथ भी मिल गया। वैसे विकास के माता पिता यानी मेरे सास ससुर पास के ही एक गांव में अपनी खेती बाड़ी करते हैं। एक दिन की बात है, मेरे ननद जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की सालगिरह के लिए एक विशेष किताब चाहिए जो उनके इलाके में नहीं मिल रही थी। मैंने उनसे कहा, चिंता मत करो दीदी, मैं कोशिश करके देखती हूँ। अगले दिन मैंने सलवार कमीज पहनी, अपनी बेटी को माँ के पास छोड़ा और किताब की तलाश में निकल पड़ी। कई दुकानों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार वह किताब मिल गई। मैंने तुरंत अपनी ननद को फोन कर दिया। उन्होंने कहा, रेखा, तुम किताब लेकर यहाँ आ जाओ और कुछ दिन हमारे साथ रह लो। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। मैंने अपने पति विकास को फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपनी माँ को फोन करके बताया, माँ, मैं ननद जी के घर जा रही हूँ। वो किताब देनी है और शायद 1-2 दिन वहीं रुक जाऊंगी। विकास का फोन नहीं लग रहा है, अगर वो पूछे तो बता देना। तब तक तनिषा का ध्यान रखना। मेरे गांव से ननद के गांव तक जाने के लिए सार्वजनिक यातायात की कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। गांव में अधिकतर कच्ची सड़कें थीं और आने जाने के लिए या तो पैदल चलना पड़ता था या फिर किसी प्राइवेट वाहन पर निर्भर रहना पड़ता था। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी एक मैजिक वैन, छोटी यात्री गाड़ी, आकर रुकी। उसे एक युवक चला रहा था जो लगभग 20 से 22 साल का लग रहा था। मैंने पूछा, क्या यह गाड़ी बरगवां जाएगी? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और मैं गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में मेरे अलावा 2 और यात्री थे, एक बुजुर्ग महिला और एक युवक। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों यात्री अपनी अपनी जगह पर उतर गए और मैं अकेली रह गई। ड्राइवर ने अपने मोबाइल पर किसी से बात करनी शुरू कर दी। वह किसी से पैसों के बारे में बहस कर रहा था। अरे भाई, मेरा पूरा पैसा चाहिए मुझे। मैंने जो माल भेजा था उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारे पास अगर पैसे तैयार हैं तो मैं आ रहा हूं लेने के लिए। वो फोन पर बोल रहा था। फोन रखने के बाद उसने मुझसे पूछा, बहन जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं रास्ते में एक जगह थोड़ा रुक सकता हूं? मुझे वहां से कुछ पैसे लेने हैं। बस 5 मिनट लगेंगे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे जल्दी है। मेरी बेटी मेरी माँ के पास है और अगर मेरे पति घर लौट आए तो परेशानी हो जाएगी। बहन जी, बस 5 मिनट, रास्ते में ही पड़ता है, उसने जोर देकर कहा। मैंने असहज होकर हामी भर दी। इस बीच मैं लगातार विकास को फोन लगा रही थी, लेकिन उसका फोन अब भी बंद था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने मुख्य सड़क छोड़कर गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया जो खेतों के बीच से जाता था। मुझे अजीब लगा और मैंने पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं आप? उसने आगे इशारा करते हुए कहा, वहां देखिए, उस फल बगीचे के पास ही जाना है, वहीं से पैसे लेने हैं। फिर उसने किसी को फोन लगाकर कहा, हाँ, मैं पहुंच गया हूं, पैसे तैयार रखना। मेरे साथ एक सवारी है, इसलिए जल्दी करना है। और हाँ, पूरे पैसे देना, कम नहीं। धीरे धीरे हम एक बड़े से फलों के बगीचे के पास पहुंचे। वहां एक बड़ा लोहे का गेट था जिसके पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। ड्राइवर ने मुझसे कहा, ये यहाँ का माली है, इससे पैसे लेकर हम चलेंगे। लेकिन अचानक उसने गाड़ी को गेट के अंदर मोड़ दिया और जैसे ही हम अंदर गए, पीछे से गेट बंद हो गया। मैं डर गई और चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। तभी वहां 2 और युवक आ गए जो ड्राइवर के ही उम्र के थे। मैं समझ गई कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया।
छोड़ो मुझे! मैं चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी तीनों युवकों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया। मैं पूरी ताकत से लड़ रही थी, लात घूंसे मार रही थी। एक की नाक पर मैंने ऐसी चपत जमाई कि वह पीछे हट गया। लेकिन बूढ़ा माली भी अब मेरी तरफ आने लगा था। उसके हाथ में रस्सी थी। मैं चीखती रही, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। बूढ़े ने जल्दी से मेरे पैरों में रस्सी लपेट दी और खींच दी, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ी। तीनों युवक मेरे ऊपर टूट पड़े। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चिल्ला न सकूं। मैंने अपने आप को बचाने के लिए जोर लगाया, लेकिन चारों मिलकर मेरी एक न चलने दे रहे थे। फिर बूढ़े ने मेरे हाथों को भी बांध दिया। ड्राइवर ने एक थप्पड़ मारकर कहा, चुप रह, वरना मार डालेंगे। मैंने पूरे दम से कोशिश की, लेकिन चारों ने मिलकर मुझे पूरी तरह से काबू कर लिया था। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोचने लगी कि अब क्या होगा। इतने में वहां एक और नौजवान आ गया। उसने सीटी बजाते हुए कहा, वाह सुमित भाई, क्या कमाल का इंतजाम किया है आज। तुम्हारी पसंद हमेशा जबरदस्त रहती है यार। इस बात से मुझे पता चला कि मैजिक वैन चलाने वाले का नाम सुमित था। वह मेरे पास आकर झुका और कान में फुसफुसाया, देखो, अब हमारी बात मानना ही बेहतर है। बस कुछ घंटे की बात है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव के रास्ते पर छोड़ दूंगा जहां तुम कहोगी। यहां कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ज्यादा हंगामा मत करो, वरना हम और सख्त हो जाएंगे। मेरे विरोध करने के बावजूद उन्होंने मुझे खींचकर एक कमरे में ले गए। कमरा अंधेरा था और वहां एक गंदी सी चटाई बिछी थी। पहले तो ड्राइवर सुमित ने अंदर आकर मेरे साथ जबरदस्ती की। वो ऐसा कर रहा था जैसे कितने दिनों से भूखा हो। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ड्राइवर सुमित ने अपना अत्याचार पूरा करने के बाद पास रखे एक गिलास में कुछ पिया। वह शायद शहद था। फिर वह जंगली जानवर जैसा बर्ताव करने लगा। करीब 1 घंटे तक इस तरह का बर्ताव जारी रहा। जब मैं पूरी तरह थक चुकी थी, तब उसने बाहर जाते हुए बूढ़े माली को आवाज दी, रामलाल, इधर आ। बूढ़ा रामलाल झट से अंदर आ गया। सुमित ने उसे बताया, रामलाल काका, अभी अभी मैंने मालिक को फोन किया है। वे किसी जरूरी काम से आ रहे हैं। जब तक वे नहीं आते, इसे कहीं जाने मत देना। इतना कहकर ड्राइवर सुमित बाहर चला गया। फिर वो बूढ़ा रामलाल ने अंदर आकर अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। फिर उसने मुझे खड़ा किया और मेरे दोनों हाथों को ऊपर से लटकती एक रस्सी से बांध दिया। मैं बिल्कुल बेबस थी। रामलाल मेरे पीछे आया और मुझे जकड़ लिया। अपनी उम्र के हिसाब से वह काफी मजबूत था। इसी बीच 2 और नौजवान अंदर आ गए। एक ने हंसते हुए कहा, अरे काका, क्या आज सारी रात की मस्ती अभी ही कर लोगे? दूसरे ने छेड़ते हुए कहा, काका तो हमेशा से ऐसे ही खड़े खड़े काम करते आए हैं, आदत से मजबूर हैं। तभी मुझे समझ आया कि वे मेरी हालत पर मजाक उड़ा रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा रामलाल की पकड़ मजबूत थी। जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और वह थक गया, तब उसने मुझसे कहा, कैसा लगा? अच्छा लगे तो बताना, फिर से आऊंगा। इतना कहकर वह बाहर निकल गया और वे दोनों नौजवान बारी बारी से अंदर आए और मेरे ऊपर सवार हो गया। मैं लगातार रस्सी से बंधी खड़ी रही। जब वे अपना काम करके चले गए, तब बूढ़ा रामलाल वापस आया। उसने मुझे खोला और पानी का एक बाल्टी लाकर दिया ताकि मैं खुद को धो सकूं। अचानक बाहर से किसी की आवाज आई। रामलाल ने कहा, लगता है मालिक विकास आ गए हैं। ये नाम सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मेरा पति विकास? मेरे कान पर यकीन नहीं हुआ। बाहर से किसी ने पूछा, सामान कहाँ है? और किसी ने जवाब दिया, रामलाल काका के साथ अंदर है। मालिक हंसते हुए बोला, रामलाल तो कुछ भी हाथ से जाने नहीं देता, खुद को भी परेशान करता रहता है। इस पर सभी हंसने लगे। ड्राइवर सुमित ने कहा, लेकिन मालिक, आज जो अंदर है वो आपको बहुत पसंद आएगी, एकदम खास चीज है। मालिक ने जवाब दिया, सुमित, तुम तो इस काम के उस्ताद हो, हमेशा शानदार चुनाव करते हो। सुमित ने फिर कहा, मालिक, ये अब तक की सबसे अच्छी पसंद है, अंदर जाकर खुद देख लीजिए। मैंने जब मालिक की आवाज सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो वही आवाज थी जिसे मैं रोज सुनती थी, मेरे पति विकास की। वही इन सब का सरदार था। मैंने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया था और अपने बालों से ढक रखा था। विकास अंदर आया और बूढ़ा रामलाल को मेरे ऊपर पानी डालते देखा। रामलाल,
तेरी यह दयालुता ही एक दिन तेरी जान लेगी, विकास ने हंसते हुए कहा। फिर बोला, जा, बाहर निकल। आज इन्होंने जो लाया है, उसकी कहानी क्या है? जरा मैं भी देखूं। ये सब तब हो रहा था जब उसने अब भी मेरा चेहरा नहीं देखा था। मैंने अपने बालों से चेहरा छिपा रखा था और दीवार की ओर मुंह किए थे। विकास मेरे पीछे आया और मुझे कसकर पकड़ लिया। वाकई इस बार लड़कों ने बेहतरीन चुनाव किया है, उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मैंने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा दिया। उसकी आंखें अचानक फैल गईं, जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। हम दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। समय जैसे थम गया था। फिर विकास ने गुस्से से भरी आवाज में पूछा, तुम यहां कैसे पहुंची? घर से बाहर क्यों निकली थीं? मैंने कड़वाहट से कहा, जैसे तुम्हारा यह चेला सुमित न जाने कितनी औरतों को यहां लाया होगा, वैसे ही मुझे भी लाया। मैं तो तुम्हारी बहन की किताब देने निकली थी। तुम्हें कई बार फोन किया था, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। फिर इस सुमित ने धोखे से मुझे यहां ला दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने हकलाते हुए पूछा, तनिषा, तनिषा कहाँ है? चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी माँ के पास सुरक्षित है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने डरते हुए पूछा, क्या क्या किसी ने तुम्हें छुआ? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया, हाँ, 4 लोगों ने। पिछले 2 घंटों से वे मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे। क्या किसी को पता है कि तुम किसकी पत्नी हो? उसने घबराते हुए पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। वे मुझे धमकी दे रहे थे कि किसी को कुछ मत बताना, वरना बुरा हाल करेंगे। मुझे मारा भी, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। इस बीच रामलाल अंदर आ गया। मालिक, आप थक गए होंगे, लेकिन मुझे तो अभी और भूख लगी है। मैं इसे कपड़े पहनने में मदद कर देता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विकास कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। वह बस चुपचाप खड़ा रह गया। बूढ़ा रामलाल ने मेरे पास आकर फिर से छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस बार मैंने विरोध नहीं किया। मैंने अपने मन में ठान ली थी कि अब मैं विकास को सबसे बड़ी शर्मिंदगी से रूबरू कराऊंगी। मैंने जानबूझकर जोर-जोर से आवाजें निकालनी शुरू कर दीं। मेरी आवाज सुनकर बाहर खड़े तीनों युवक अंदर आ गए और हंसने लगे। विकास से यह सब देखा नहीं गया और वह बाहर जाकर बैठ गया। मैंने और भी ऊंची आवाज में कहा, आओ, सब लोग आओ, मेरे साथ मजे लो। वे सभी दौड़े दौड़े आए और बारी बारी अंदर आने लगे। विकास बाहर बैठा मेरी आवाजों से पागल हो रहा था। अब रात होने लगी थी और मैंने तय कर लिया कि मैं पूरी रात यहीं रहकर विकास को हर पल अपमानित महसूस कराऊंगी। सुबह हुई तो मैंने अपने कपड़े पहने और बूढ़ा रामलाल से कहा, मैं फिर आऊंगी तुम्हारे पास, इंतजार करना। विकास, जो सबका मालिक था और सिर्फ नाम का मेरा पति, वह चुपचाप मुझे घर छोड़ने के लिए आ गया। शायद वह जानना चाहता था कि मैं किसी को बताऊंगी या नहीं। हम दोनों एक टेम्पो में बैठे और पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोले। जब भी मेरी नजर उससे मिलती, वह झट से अपनी आंखें नीची कर लेता। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, तुमने जो किया, उसकी सजा मैंने भुगत ली, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी मां से बेटी को लिया और अगले ही दिन विकास से अलग होने का फैसला कर लिया। मैंने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए और अपनी बेटी तनिषा को अपने साथ रखने का फैसला किया। दोस्तों, जीवन कभी रुकता नहीं है। 1 साल बाद मुझे रमेश से मिलने का मौका मिला। वह एक सम्मानित शिक्षक हैं जो गुजरात में काम करते हैं। उनकी पहली पत्नी का कैंसर से निधन हो चुका था और उन्हें अपने 2 बच्चों की परवरिश के लिए एक साथी की जरूरत थी। हमने एक दूसरे को समझा और फिर शादी कर ली। अब मैं अपनी बेटी तनिषा और रमेश के दोनों बच्चों के साथ गुजरात में रहती हूँ। मेरी जिंदगी में अब प्यार, सम्मान और सुकून है। आज मैं अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई कहानी लिख रही हूँ, लेकिन जिंदगी की किताब में अभी कई और कहानियां लिखी जानी बाकी हैं और शायद उनमें से कुछ मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आई हो तो अपने विचार हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगली कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।